गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे राष्ट्रपति में क्षमादान की शक्तियां, प्रेसिडेंशियल पावर ऑफ पार्डन। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियां। पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियां हैं, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो पहले अब बच्चों देखो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया वो बता दें, फिर उसका एप्लीकेशन। तो जो पहले बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन बात लिखी गई है, आर्टिकल 72 ये प्रेसिडेंट के लिए है और गवर्नर के लिए अंडर आर्टिकल 161। तो अंडर आर्टिकल 62 प्रेसिडेंट के लिए है और कहा गया है कि राष्ट्रपति, आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की जो शक्तियां हैं व्याख्यायित नहीं है, इसकी व्याख्या नहीं की गई है और न इसके एप्लीकेशन बताए गए, बस केवल एग्जाम्पल लिख दिया गया है कि ऐसी ऐसी क्षमादान की शक्तियां हैं। तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां क्या है? पहला, पार्डन, क्षमा करना। तो आप देखोगे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पार्डनिंग है और क्षमा का मतलब होता है, अगर आप पूछोगे दोस्तों देखो क्षमादान क्यों किया जाए, तो एरर इज ह्यूमन। आप याद रखो जो मानव है वो गलती करता है। तो हमारे यहाँ किसी व्यक्ति को दंड कौन देता है? जुडिशरी। तो आपको पहले वाली हायरार्की आपको याद दिला दें कि हमारे यहाँ देयर इज अ हायरार्की ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ लॉ, इसलिए अंतिमतः किसी को जुडिशरी ही पेनलाइज करती है। न्यायपालिका किसी दंड देगी। अब जब न्यायपालिका किसी को दंड देगी तो दंड देने का प्रोसेस हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, इट्स फुल प्रूफ। फिर भी उसमें गलतियाँ रह सकती हैं, इसलिए न्यायपालिका के द्वारा दी गई गलतियों को किस तरह से करेक्ट किया जाए। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा है? कि क्षमादान की शक्ति। तो राष्ट्रपति क्या करता है? कार्यपालिका का पार्ट है, यानी कार्यपालिका भी जुडिशरी की पावर को चेक एंड बैलेंस करती है क्षमादान के द्वारा। और यही कारण है क्योंकि अब देखो ये मानवाधिकार की बात है, नोबडी इज परफेक्ट। बच्चों के भगवान ही परफेक्ट होते हैं, अब भगवान को हम देखते नहीं, इसलिए कहा जाता है कि इतनी जुडिशियल सिस्टम में क्षमादान की शक्ति होनी चाहिए। 72 में दी गया है। 72 में केवल ये लिखा गया क्षमा, एक हो क्षमा। क्षमा का मतलब होता है किसी व्यक्ति को सभी अपराधों से, सभी आरोपों और दंड से मुक्त कर देना। सभी व्यक्ति को सभी आरोप, यानी एनी पर्सन इज फ्री फ्रॉम कन्विक्शन एंड चार्जेस। किसी व्यक्ति को कन्विक्शन, जितने खिलाफ कन्विक्शन एंड चार्जेस हैं, और देयर आफ्टर वी आर फ्रीइंग दैट पर्सन फ्रॉम पेनल्टी, एवरी पनिशमेंट, हर किस्म के दंड से फ्री कर देना। ये क्षमा का सबसे बड़ा रूप है, क्योंकि अगर बच्चों आप देखो तो हमारे यहाँ पहले क्या करती है कि जब न्यायपालिका किसी को दंड देती है, तो जब न्यायपालिका दंड देती है पहले ये बताती है, ये बाहर वो लाइट है, उसको प्लीज आगे वाले बंद करो, वो वाले ट्यूबलाइट। जब न्यायपालिका किसी को दंड देती है तो आप याद रखना, पहले वो बताती है कि वेदर पर्सन इज गिल्टी और नॉट। पहले ये तय किया जाता है कि क्या व्यक्ति दोष है या निर्दोष है, दोष है। तो जब व्यक्ति को दोषी बताया जाता है देन उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद फिर जुडिशरी पनिशमेंट प्रोनाउंस करती है। मान लो कि पहले न्यायपालिका ने कहा कि अमुक व्यक्ति ने अपराध किया है, अमुक व्यक्ति ने हत्या, मर्डर किया है, हत्या किया है, मर्डर किया है, दैट इज अ चार्ज, दैट इज कन्विक्शन। और उसके बाद फिर पेनल्टी होती है कि मृत्युदंड की सजा होगी 10 वर्ष, यानी 14 ईयर्स की सजा होगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, आजीवन कारावास होगा। तो इस तरीके के प्रोनाउंसमेंट लेटर किए जाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति क्षमा कर दिया जाए, इसका मतलब है उस व्यक्ति को सारे अपराधों से हमने फ्री कर दिया। ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ये क्षमादान है, जो कि एक्सरसाइज कम होता है,
लेकिन ये क्षमादान इसका मतलब है कि नाउ पर्सन लिव लाइक ए नॉर्मल पर्सन। अब एक व्यक्ति सामान्य व्यक्ति जीवन यापन करेगा क्योंकि उसके ऊपर लगाए गए सारे चार्ज हटा दिए गए। अब व्यक्ति बिल्कुल सामान्य व्यक्ति तरह जिएगा। लेकिन उसके अलावा भी हमारे आर्टिकल 72 में केवल एक क्षमादान की शक्ति नहीं है। क्षमादान का पहला ये रूप है, सबसे बड़ा है। देखो तो बच्चों, हमारे यहाँ क्षमादान में भाई पार्डन का मतलब क्या होता है? मान लो हमने 1 साल भी सजा घटा दी तो ही पार्डन है, सजा का नेचर चेंज करे तो ही पार्डन है। तो फिर मल्टीपल फॉर्म ऑफ पार्डन। ये पार्डन का सबसे बड़ा रूप है कि व्यक्ति का हमेशा खत्म कर दिए जाए, उसको सभी दंड खत्म कर दिए जाए, इसलिए वो नॉर्मल व्यक्ति तरह लिएगा। इसका मतलब उसने कभी अपराध कोई किया ही नहीं था, ऐसा माना जाएगा। लेकिन उसके अलावा हमारे पास क्षमा के कई रूप हैं। तो अगला है क्या है? कम्यूटेशन, लघुकरण। लघुकरण या कम्यूटेशन। लघुकरण क्या है? किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति के दंड को, किसी व्यक्ति के जो क्षमा को क्या किया जाए, उसमें थोड़ा सा गुणात्मक परिवर्तन कर दिया जाए। लघुकरण में क्या होता है? सजा में गुणात्मक परिवर्तन कर देना, दंड में गुणात्मक परिवर्तन, क्वालिटेटिव चेंज। क्वालिटेटिव चेंज इन द पनिशमेंट। क्वालिटेटिव चेंज क्या होता है? अब क्वालिटेटिव चेंज क्या होता है? मान लो किसी को डेथ पेनल्टी मिली है। अगर किसी की डेथ पेनल्टी है, किसी को मृत्युदंड मिला हुआ है, उस मृत्युदंड की सजा को, डेथ पेनल्टी की सजा को कम्यूट किया जाएगा और वो हो जाएगा आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये क्या है? कम्यूटेशन। किसी के डेथ पेनल्टी को हमने कम्यूट कर क्या कर दिया? लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये है मृत्युदंड। तो आप जानते हो कि यहाँ पे एक बड़ा चेंज आ गया कि मृत्युदंड की सजा को हमने क्या कर दिया? लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दिया, आजीवन कारावास। इसका मतलब है बच्चों, ये तो बात आप देखोगे कि ये भी एक तरीके की मर्सी है, ये भी एक तरीके की क्षमादान है। अब आप कहोगे कि आजीवन कारावास में क्या होता है? नॉर्मली क्या होता है? आजीवन कारावास का मतलब होता है पूरा प्राकृतिक जीवन, पूरा प्राकृतिक जीवन में व्यक्ति को दंडित करना, यानी पूरी टिल होल लाइफ। अगर पूरा आजीवन कारावास का नाम इससे दिखता है कि पूरे जीवन भर व्यक्ति जेल के पीछे रहेगा। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि बड़े सारे उसके नॉर्म्स है, 14 साल के बाद उसको अलग अलग आधारों पे क्षमा दे दी जाती है। 14 साल के बाद उसको अलग अलग बेस पे क्षमा दे दिया जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि स्वाभाविक तौर पर ये भी क्षमा का रूप है। तो जिसको डेथ पेनल्टी होता है, क्वालिटेटिव चेंज है। इसका मतलब है दंड में क्वांटिटेटिव भी चेंज हो सकता है, क्वालिटेटिव भी। यहाँ क्वालिटेटिव चेंज हमने कर दिया। अगला भी क्षमादान का एक रूप है। अगर हम देखें तो अगला कौन सा रूप है? जो रिमिशन। रिमिशन का मतलब होता है परिहार। रिमिशन का मतलब है सजा में मात्रात्मक कमी करना, दंड में मात्रात्मक कमी कर देना। और किसी बच्चे ने पूछा कि मृत्युदंड को पूरा माफ किया था। बिल्कुल सही बात है। अरे भाई सीधी सी बात है, मृत्युदंड को बिल्कुल माफ किया जा सकता है, क्योंकि जब कन्विक्शन ही खत्म हो गया, जिसके ऊपर चार्ज ही खत्म हो गया, किसी ने मर्डर किया है, तो दंड अपने आप खत्म हो जाएगा। इसे याद रखना। बाकी में चार्ज खत्म नहीं होता। लघुकरण में हम केवल क्या करते हैं? दंड को कम कर रहे हैं, चार्ज को नहीं। यहाँ हमने केवल दंड को कम किया है, जबकि यहाँ पे क्या किया है? हमने चार्ज को भी खत्म कर दिया है। यहाँ पे हमने कन्विक्शन चार्ज सभी खत्म कर दिया, दंड भी खत्म कर दिया। जबकि कम्यूटेशन में क्या हो रहा है? केवल हमने चार्ज एज इट इज रखा है, केवल हमने क्या किया? इसका मतलब है कि उसकी हमने सजा कम कर दिया है। तो इसीलिए कहा जाता है ज़्यादातर यूज लघुकरण और कम्यूटेशन का और परिहार का होता है। अभी आपने देखा होगा गुजरात में क्या था? गुजरात में उच्च कैदियों को जिनको आजीवन कारावास मिली थी, एग्जाम्पल देखो, रिमिशन क्या है गुजरात के एग्जाम्पल? जिनको आजीवन कारावास की सजा, आजीवन कारावास सजा तो टिल होल लाइफ होती है,
आजीवन कारावास के लोगों को 14 वर्ष में छोड़ देना, यानी जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला हुआ है। तो अभी देखो जो लेटेस्ट मामला था गुजरात का, ये किसका एग्जाम्पल है? रिमिशन का। रिमिशन में भी होगा, मान लो किसी को 10 साल की सजा मिली, उसके सजा को 5 साल कम कर दिया। यहाँ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन है, मात्रा में कम कर दिया गया, दंड की मात्रा कम कर दी हमने। इसका मतलब है कि हर आदमी को तो पूरा तरीके फ्री नहीं किया सकता, तो दंड की मात्रा कम कर देना, क्वालिटी कर देना, ये भी क्या है? आपका क्षमा है, जिसको रिमिशन, परिहार कर देना। और तीसरी बात है, कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति विशेष परिस्थिति हो, अगर मान लीजिए किसी ने, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं क्षमा में, देखो दोस्तों मान के चलते हैं कि दंड देने का तरीका क्या होता है। कई लोग कहते हैं दंड कैसे दिया जाए, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान। अब याद रखो बच्चों, अगर आंख के बदले आंख का दंड दिया जाएगा, दुनिया में किसी की आंख सही नहीं रहेगी। और मानवता का मतलब क्या होता है? आंख के बदले आंख नहीं, मानवता का मतलब होता है कि जो आपके साथ बुरा करे उसके साथ भी अच्छा करो। इसलिए दंड देने का रिट्रीब्यूटिव सिस्टम क्या है, डिटरेंट सिस्टम क्या है? हम किसी को डेथ पेनल्टी इसलिए देते हैं पूरे समाज को संदेश दिया जा सके, लेकिन रिफॉर्म भी कर सकते हैं। आज के ह्यूमन राइट्स के ज़माने में वी मस्ट लुक फॉर रिफॉर्म इन एवरीवन, हम रिफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए हम क्षमा की बात करते हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति जन्मजात अपराधी नहीं होता, कोई के व्यक्ति जन्मजात अपराधी थोड़ी होता है। अपराध, क्राइम क्या होता है? परिस्थितियों का परिणाम होता है। इसलिए हमें रिमिशन करना चाहिए। पता चला 90 साल के लोगों को जेल में रखा पड़ा हुआ है, क्या फ़ायदा? जेल का भी खर्च बढ़ रहा है, और 90 साल के आदमी को अब छोड़ देंगे तो कौन सा अपराध कर देगा वो? अरे ये सब अपराध वगैरह सब जवानी में होते हैं, ऐसे लोगों को जेल से बाहर करना चाहिए बिला वजह। सरकार के पैसे, अब बूढ़ा आदमी है उसको मैनेज करना वहाँ कठिन है। तो ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हमें थोड़ा सा सेंसिटिव होना चाहिए। हमें तो लगता है ऐसा, कई बार हमारा हम तो ऐसा मानते हैं कि हर आदमी अपराधी है, सबको डेथ पेनल्टी दे दो, कमाल की बात है। और अगर समाज में अपराध हो रहे हैं तो इसके लिए केवल वो व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, पूरी एजुकेशन सिस्टम, सोशल सिस्टम, गरीबी, सारी जिम्मेदारी है, तभी तो अपराध होता है। इसलिए बच्चों थोड़ा सा हमें इन मानों की लीनियंट अप्रोच रखना चाहिए। परिहार, उसके बाद क्या है? उसके बाद आप याद रखो, कई बार कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां होती हैं जिनके आधार पर, बिकॉज ऑफ सम स्पेशल रीजन, विशेष परिस्थितियों के आधार पर किसी को हम क्षमा कर सकते हैं। तो दैट इज अ रिस्पाइट। अब विशेष परिस्थितियां क्या है? मान लो कि सम वुमन इज ए प्रेग्नेंट, अब प्रेग्नेंट वुमन इज ए स्पेशल कंडीशन। कोई गर्भवती महिला है, अगर उसको आजीवन कारावास दी जा रही है तो समझ लो बच्चों, उसके बच्चे भी जाएंगे। इस वजह से कहा जाता है कोई गर्भवती महिला है या कोई कोई गर्भवती महिला है या कोई बीमार व्यक्ति है, किसी को जेल में रहते हुए कैंसर हो गया। अब जेल में तो कोई ट्रीटमेंट का सिस्टम होता नहीं। इफ सम देयर इज अ सम प्रेग्नेंट वुमन, तो महिला को दंडित करना पर्पस था, उसके बच्चे को नहीं, दैट इज स्पेशल कंडीशन। अगर कोई बहुत असाध्य बीमारी से पीड़ित हो गया, दैट इज स्पेशल कंडीशन। अब ऐसे मामलों में व्यक्ति को दंडित करने के बजाय उसे क्षमा दिया जा सकता है, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों, यानी छोड़ा जा सकता है, सजा कम की जा सकती है। तो अब मान लो कि कोई व्यक्ति जिसको मृत्युदंड की सजा दी गई, डेथ पेनल्टी दी गई, और बाद में आइडेंटिफाई हुआ कि उसको कोई बीमारी है, ऐसे व्यक्ति को हम पार्डन कर सकते हैं, रिस्पाइट दे सकते हैं। ये रिस्पाइट है। और लास्ट वाली बात है रिप्रीव, प्रविलंबन। समाधान का जो लास्ट सिस्टम है उसका मतलब है प्रविलंबन, रिप्रीव। प्रविलंबन कहो, निलंबित कर देना कहो, रिप्रीव। अब बच्चों रिप्रीव का मतलब ये होता है सजा को सस्पेंड कर देना। और आप याद रखो, सजा सस्पेंड एक ही मामले में होती है, क्योंकि क्षमादान कैसे होता है? राष्ट्रपति करेगा, राज्यपाल करेगा, दोनों में अंतर भी आपको बता देंगे। अब क्षमादान राष्ट्रपति राज्यपाल करेगा तो वो प्रोसेस होता है, हम एप्लीकेशन देंगे। तो अगर किसी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी मिल गई और तब तक उसने एप्लीकेशन दे दिया प्रेसिडेंट को, तो जब तक प्रेसिडेंट उस एप्लीकेशन पर विचार नहीं करेंगे
तब तक अब मान लो किसी को कह दिया गया कि 10th ऑफ मार्च को किसी व्यक्ति को 10 मार्च को डेथ पेनल्टी देनी है, उसको हैंग करना है, लेकिन तब तक हमने 8th ऑफ मार्च को उसने एप्लीकेशन दे दिया। 8th ऑफ मार्च को कैदी ने क्या किया कि राष्ट्रपति को एक एप्लीकेशन दे दिया, पिटीशन दे दिया, प्रेसिडेंट के सामने एक एप्लीकेशन रखा या याचिका रख दी, पिटीशन रखा कि हमें क्षमा दी जाए। अब समझ लो ये 10th मार्च वाला जो डेट है उसके हैंगिंग का, यानी उसे मृत्युदंड देने का जो पहले से तय डेट थी, वो निलंबित की जाएगी। तो जब तक प्रेसिडेंट इस पर कंसीडर नहीं करेंगे, खायाना नहीं कहेंगे, तब तक उस बात को सस्पेंड किया जाएगा। इसीलिए आप देखोगे प्रविलंबन की बात केवल डेथ पेनल्टी के लिए लागू होती है, बाकी बातों के लिए प्रविलंबन की बात लागू नहीं होती। दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द डेथ पेनल्टी। अब ये क्षमादान कितने तरीके हैं, क्योंकि बाकी मामलों में मान लो कि अब कोई भी, चाहे वो रिस्पाइट हो, चाहे कोई भी दंड हो, तो बाकी मामलों में दंड क्षमा नहीं होता है, दंड सस्पेंड नहीं होता है, कॉन्टिन्यूस चल रहा है, तो हम तो कॉन्टिन्यूस चल ही रहा है। अब अगर इसी बात को देखोगे तो जो पावर प्रेसिडेंट को है, क्या वही पावर गवर्नर को है? यार गवर्नर कंपेयर कर लेते हैं, तो ये हम क्षमादान के प्रकार है। 70 यानी 161 में गवर्नर के भी सारे पावर यही है। गवर्नर ऑल्सो एक्सरसाइज द सेम पावर, जो राज्यपाल होता है उसके पास भी यही सारे पावर है। आर्टिकल केवल चेंज है 161 में कि गवर्नर के पास भी है ये क्षमादान की शक्ति है कि वो पार्डन कर सकता है, कर सकता है, फिर वो लघुकरण कर सकता है, कम्यूटेशन, देन इट इज अ रिमिशन, परिहार, और उसके बाद कर सकता है विराम, यानी रिस्पाइट का हिंदी अनुवाद क्या हमने लिखा है? ठीक है, लघुकरण, रिस्पाइट, और इसको लिखा है रिस्पाइट, यह रिमिशन। ठीक है, तो परिहार, रिमिशन, और विशेष परिस्थिति में क्या होगा? रिस्पाइट, यानी, और इसी कहते हैं विराम, रिस्पाइट हिंदी में विराम, और फिर लास्ट में है लघुकरण। प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर एक ही जैसी है, लेकिन कहां पे डिफरेंस है? बाद में प्रविलंबन, सस्पेंड। अब देखो बच्चों ये सब, अब कहाँ डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि आप जानते हो कि हमारे यहाँ थोड़ी सी संघीय शक्ति है, और इसी प्रेसिडेंट के बाद हम आपको संघीय शक्ति बताएंगे कि फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, संघवादी शक्ति का मतलब क्या है, जो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब देखोगे इसी के साथ हम ये देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर दोनों में आप डिफरेंस देखोगे तो पाओगे प्रेसिडेंट किसी के मृत्युदंड की सजा को भी क्षमा कर सकता है। प्रेसिडेंट किसी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी मिल जाए, वो पूरा फ्री कर देगा, उसको कन्विक्शन खत्म कर देगा, दंड खत्म कर देगा, क्योंकि आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बाकी क्षमा में आरोप खत्म नहीं होते, अपराध खत्म नहीं होता, केवल पनिशमेंट यानी केवल उसका जो दंड है वो खत्म हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। लेकिन गवर्नर क्या करता है? प्रेसिडेंट को क्षमा पाए हुए व्यक्ति को भी माफ करने का अधिकार है, लेकिन जहां तक गवर्नर की बात आती है, गवर्नर किसी भी मृत्युदंड व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकता। गवर्नर किसी मृत्युदंड के व्यक्ति को क्या कर सकता है? वो डेथ पेनल्टी को आजीवन कारावास में बदल सकता है। प्रेसिडेंट क्या कर देगा? अगर इस बात को ऐसे देखें, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट और गवर्नर में कहाँ फर्क आ जाता है? प्रेसिडेंट किसी व्यक्ति के मृत्युदंड की सजा को, डेथ पेनल्टी को, डेथ पेनल्टी क्या कर देगा? क्षमा कर देगा। गवर्नर ये काम नहीं कर सकता। गवर्नर क्या करेगा? गवर्नर किसी मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को आजीवन कारावास में बदल देगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, वो क्षमा नहीं कर सकता। तो गवर्नर किसी मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को आजीवन कारावास में बदल सकता है, वो क्षमा नहीं कर सकता।
प्रेसिडेंट मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को बिल्कुल क्षमा कर सकता है। अब खास बात ही पहला डिफरेंस हो गया। दूसरी बात है प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति होता है, यहाँ पे राष्ट्रपति, और इधर है गवर्नर। तो गवर्नर के पावर थोड़े कम होते हैं इन कंपैरिजन टू प्रेसिडेंट के। तो आप देखोगे राष्ट्रपति क्या करता है, किसी मृत्यु दंड के व्यक्ति को क्षमा कर देगा। गवर्नर क्या कर पाता है कि वो मृत्यु दंड व्यक्ति को आजीवन कारावास में बदल देगा, क्षमा नहीं कर पाएगा। दूसरी बात है प्रेसिडेंट किसी भी कोर्ट मार्शल के व्यक्ति को भी क्षमा कर सकता है। तो आप कहोगे कोर्ट मार्शल क्या होता है बच्चों? ये कोर्ट मार्शल ये होता है, कोर्ट मार्शल से दंडित व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। इवन ही कैन इवन गिव मर्सी फॉर अ पर्सन रिसीव कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल के व्यक्ति को क्षमा दे सकता है। अब आप कहोगे क्या है? तो दोस्तों देखो कोर्ट मार्शल क्या है, ये आर्म फोर्सेस कोर्ट होते हैं, ये सेना के अपने कोर्ट है। और आप जानते हो सेना में अनुशासन बहुत ज़्यादा है, सेना बड़ा अनुशासन है, और सेना के अनुशासन एकदम अलग तरीके से होते हैं। अगर सेना किसी ऑफिसर ने कह दिया ये काम किसी जूनियर को करना है, अगर उसने नहीं किया तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा उसका, अनुशासनहीनता। कोई सेना का अधिकारी है कहीं बाहर गया और किसी ऐसे अनजान आदमी के साथ वो मिल रहा है, तो वो अनुशासनहीनता है, कोर्ट मार्शल हो जाएगा। तो कोर्ट मार्शल व्यक्ति का इस आधार पे नहीं होता कि उसने अपराध किया है, मर्डर किया है, हत्या की है, वो तो बाकायदा सिंपल जुडिशरी में होता है। इस सेना का ही अपना न्यायालय है जिसमें सेना के अधिकारी होते हैं। इस सेना का अपना न्यायालय सेना के अधिकारी होते हैं और वो बताते हैं कि क्या व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है। यानी ये अपराध के मामले में नहीं, सेना के अनुशासन के दंडित करने के मामले में ये बात होता है, सेना के अधिकारी के दंडित करने के मामले में होता है। इसलिए स्वाभाविक तौर पर कोर्ट मार्शल से प्राप्त व्यक्ति को भी, यानी कोर्ट मार्शल में कौन जज होता है? जनरल, मेजर, फील्ड मार्शल, सेना के अधिकारी जज होते हैं, क्योंकि उन्हें को सेना के डिसिप्लिन के बारे में पता है। राज्य गवर्नर कोई शक्ति नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है। गवर्नर के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। और बाकी आप जानते हो हमारे संघीय ढांचा है, तो मान लो कि संघ सूची के विषय पर कोई अपराध करे तो प्रेसिडेंट, राज्य सूची पर कोई अपराध करे तो गवर्नर। इस वजह से हमारे यहाँ क्षमादान की शक्तियाँ बांटी गई हैं। बाकी क्षमादान दोनों के आधार ठीक है, एक है। लेकिन आप कहोगे आप ये बात कहोगे सर ये बताओ ऐसे कैसे काम चल जाएगा? 72 में ये लिख दिया गया कि ये है क्षमा के तरीके, और क्या इस बात से किसी व्यक्ति को क्षमा मिल जाएगा? यानी आप कहोगे सर ये बताओ एप्लीकेशन कैसे लिखें, चिट्ठी किसको लिखें, किस तरीके से समाधान मिलेगा? प्रोसेस तो नहीं है। इसीलिए आप देखोगे फिर जुडिशरी की ज़रूरत पड़ती है, और इसलिए मिनिस्ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि मंत्रालय बाकायदा ये सब लिखते हैं, मंत्रालयों के द्वारा बाकायदा सब लिखा जाता है। अब जरा प्रक्रिया की बात करें, इसलिए कहा भी जाता है संविधान तो हमारा ये बात करता रहे, और उसके अलावा हमारे कानून में बाकायदा लिखा जाता है कैसे क्षमादान दिया जाएगा। अब जुडिशरी के डिसीजन की बात आ जाती है, अब न्यायपालिका के निर्णय की बात आ जाती है, ये प्रक्रिया चलेगी कैसे? ये इन्फॉर्मेशन है, और कई बार हम देखते हैं जो पीटी में पढ़ रहे इन्फॉर्मेशन है। अब मुद्दे पर आ जाए, जरा विश्लेषण करेंगे आखिर में इस मुद्दा क्या है। जब मुद्दे पर आते हैं तो विश्लेषण है। इस पूरे क्षमादान के डिबेट में मुद्दा क्या है? जब देखिए इशूज क्या है, व्हाट आर इशूज, इस पूरे क्षमादान के मुद्दे पे ऑर्डर के मामले पर मुद्दे क्या है? मुद्दा ये है समाधान की प्रोसीजर कैसे होंगी, प्रक्रिया कैसी होगी, ऐसा मुद्दा ये है। में प्रोसीजर कैसा होगा, यानी कैसे किसको क्षमादान मिलेगा, कौन जाएगा, कैसे सुनवाई होगी, ये सब प्रोसीजर है। ये तो कुछ भी संविधान में लिखा नहीं गया है। और फिर क्षमादान के आधार क्या है, बेसिस क्या है, बेस क्या है, और क्या न्यायपालिका क्षमादान कर सकती है, या व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर और क्षमादान, शक्ति पृथक्करण क्या है।
सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, ये इशूज हो गए। तो आप जानते हो जब मेंस में सवाल आता है तो कहीं ना कहीं इशू से मामला जुड़ जाता है कि आखिर में इशूज क्या है। किसी बच्चे ने कहा आज तक राष्ट्रपति के द्वारा किसी मृदंड को, हाँ निश्चित तौर पे मुझे क्षमादान मिला है, चिंता मत करो, क्षमादान मिला है। और अब देखोगे व्हाट इज द प्रोसीजर, अब प्रोसीजर तय कौन करेगा। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने मारू राम वादे में ये बात कही, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इन मारू राम केस, ये 81 में आया। और मारू राम केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रक्रिया क्या है। इसका मतलब है पहली बात आप याद रखो, क्षमादान राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर देगा, यानी प्रेसिडेंट विल एक्सरसाइज द पावर ऑन द बेसिस ऑफ एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। राष्ट्रपति के द्वारा, यानी क्षमादान राष्ट्रपति की अपनी शक्ति नहीं है। और आप जानते हो बच्चों, राष्ट्रपति तो हमारे यहाँ संवैधानिक सलाहकार है, इसलिए मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही राष्ट्रपति सारे काम करता है, चाहे अध्यादेश जारी करना हो, चाहे क्षमादान की शक्ति हो। यदि वो बात 72 में लिखी नहीं गई है, क्योंकि एक बार 74 में लिख दी तो बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसे हमारे यहाँ क्षमादान मंत्रिपरिषद से लाभ किया जाएगा। पहला, क्षमादान में लिखित प्रार्थना पत्र देना होगा। रिटन एप्लीकेशन इज मस्ट, रिटन एप्लीकेशन देना पड़ेगा। लिखित इसका मतलब है, अब रिटन एप्लीकेशन देना पड़ेगा, इसका सीधा मतलब है कि आपको लिखना पड़ेगा कि आखिर में हमें क्या क्या प्रॉब्लम है। अब ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट महोदय से कहीं आप मिल गए और पांव पकड़ के बैठ गए कि महोदय अब आप हमें पार्डन कर दो, क्षमा कर दो, ऐसा भी नहीं होगा। तो बकायदा लिखित होना चाहिए पहला। और दूसरा, एक बार क्षमादान की याचिका रिजेक्ट हो गई दोबारा आप नहीं भेज सकते। वंस द पिटीशन इज रिजेक्टेड, एक बार याचिका अस्वीकार होने पर दोबारा आप नहीं जा सकते, दोबारा याचिका नहीं दी जाएगी। वंस द पिटीशन इज रिजेक्टेड, nobody can again request for the president, दोबारा याचिका नहीं दी जाएगी। ये प्रोसेस है, दोबारा याचिका नहीं दी जाएगी, ये अपने आप में प्रोसेस है। आज जरा सोच के देखो, अगर ये प्रोसेस है तो स्वाभाविक रूप में ये बाकायदा मारू राम केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसीलिए आप देखोगे कि कोई, इसका मतलब है क्षमादान की शक्ति प्रेसिडेंट के पावर नहीं है, मंत्रिपरिषद की सलाह पे है। इसके बावजूद भी क्षमादान की शक्ति को कई बार आप देखो क्या कहा जाता है, दैट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। कई बार कहा जाता है क्षमादान की शक्ति क्या है, एक प्रकार की विवेकाधीन शक्ति है। यहाँ विवेकाधीन का मतलब अलग है बच्चों, यहाँ विवेकाधीन का मतलब है कि राष्ट्रपति की राय न्यायपालिका की राय से अलग हो सकती है। राष्ट्रपति जो राय रखेगा वो न्यायपालिका की राय हो जरूरी नहीं है। प्रेसिडेंट कैन डिफर विद द ओपिनियन ऑफ द जुडिशरी। तभी तो मतलब है, अगर भाई वो न्यायपालिका की सारी बात मान ले तो क्षमादान का मतलब क्या हो गया। अब सवाल ये है आधार क्या होना चाहिए, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। एपरू सुधाकर केस 2006 में है, एपरू सुधाकरवाद, दैट इज ईयर इन 2006। एपरू सुधाकर केस में कहा गया आधार क्या होना चाहिए बच्चों। देखो हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है, देखो क्षमादान राष्ट्रपति कोई पर्सनल पावर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। बात ध्यान रखने की है, हमें बहुत महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि पार्डन इज नॉट अ पर्सनल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ये किसकी है, ये किसकी बात है, ये अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल पावर की बात है, एक मतलब संवैधानिक की बात है। इसका मतलब है कि इसका सीधा मतलब है कि राष्ट्रपति जिसे भी चाहे उसे क्षमादान नहीं दे सकता। फिर तो पता चला कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद क्या करेगी, अपने सारे जो पॉलिटिकल, मान लो किसी, हमारे यहाँ बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, तो मान लो किसी एक विशेष पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को राष्ट्रपति क्षमादान दे दे,
ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए बात कही जाती है कि राष्ट्रपति क्षमादान देने में क्या करेगा कि मनमानी नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, मनमानी नहीं होना चाहिए। shouldn't be without application of mind। क्योंकि अब देख, इसका मतलब है क्या, इसका सीधा मतलब हो गया कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का न्यायपालिका पुनरावलोकन करेगी। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का न्यायपालिका, नहीं तो पर बदल हमारे तो पॉलिटिक्स है। तो अब देखोगे एक पार्टी के लोगों ने कह दिया भाई हमारे सब लोग क्षमादान, ऐसा नहीं हो पाएगा, रूल ऑफ लॉ होगा। और अब देखोगे राष्ट्र मनमानी नहीं होनी चाहिए, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ दोस्तों संविधान की मिसयूज वो बहुत कर देते हैं। अब चूंकि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को ये पावर तो है, ये तो लिखा नहीं गया है कितने दिन में क्षमादान शक्ति का प्रयोग होगा, अभी लिखा ही नहीं गया है कि आखिर में क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कितने दिन में किया जाएगा। अब राष्ट्रपति 10 महीने में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है, 10 साल में कर सकता है, ये बड़ा लफड़ा हो गया। इसलिए आप देखोगे हमारे यहाँ क्षमादान शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाएगा। इसका मतलब है जिसके लिए वास्तविक आधार हो, सम रियल फैक्ट हो। अब क्षमादान की शक्ति का कैसा प्रयोग किया जाएगा कि मान लो कोई व्यक्ति की क्षमादान राष्ट्रीय एकता अखंडता में सहायक है, उसका पास्ट का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, सोसाइटी के लिए अच्छा है, देन वी कैन अलाउ द मर्सी। लेकिन क्षमादान कैसे नहीं किया जाएगा, जाति धर्म क्षेत्र, जाति धर्म क्षेत्र के आधार पर क्षमादान नहीं दिया जाएगा। It should not be merely on the basis of, it should not be applied on the basis of caste, religion, रीजन। आजकल देखोगे भारत में दोस्तों नया ट्रेंड चला है, कास्ट रिलीजन रीजन। एक नया ट्रेंड क्या है, इसका मतलब है आजकल तो ये कहा जाता है कि भारत में अगर मान लो कोई जाति धर्म का व्यक्ति है तो पता चला कि उसको, अब दक्षिण भारत के लोग कहेंगे कि राजीव गांधी के जो हत्यारे में शामिल थे उनको आप क्षमा दे दो, पंजाब के लोग कहेंगे जो बेअंत सिंह कुमार उनको क्षमा दे दो, फिर तो अजीब सी बात हो जाएगी। और ये इंडिया बड़ी गड़बड़ टेंडेंसी है, भ्रष्टाचार का अगर आदमी हमारे जात धर्म का कोई करप्ट है तो करप्ट नहीं है। ये डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए बच्चों। इसलिए इस आधार पर मनमानी नहीं होना चाहिए, यानी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत खिलाफ नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कि आपने राजनीतिक आधार पर नहीं होना चाहिए, ये बाकायदा है किस आधार पर आप नहीं होना चाहिए, किस आधार पर होना चाहिए। अब सवाल ये था गुजरात में जिस आधार पर लोगों को छोड़ा गया, क्या वो ठीक था नहीं ठीक था, विवाद का विषय हो सकता है। लेकिन उसमें जस्टिस नागरथना ने कहा था कि लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम द इमोशंस एंड लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम द मॉरलिटी। कई बार देखिए बच्चों लग सकता है कोई बूढ़ा आदमी है और जेल के पीछे नैतिकता खिलाफ है, लेकिन लॉ खिलाफ नहीं है। तो जागे जस्टिस नागरथना ने गुजरात के मामले में कहा था कि जिनको आपने क्षमादान दिया है उनके खिलाफ बहुत भीषण मामले हैं। गुजरात दंगे में उन लोगों ने जिंदा बच्चों को जला दिया। तो अब सवाल है कि इमोशन अगर आप लाएंगे, मॉरलिटी आप लाएंगे, आप कहेंगे ठीक है अगर उन्हें गलत काम कर दिया तो क्या हम भी गलत करेंगे, तो कैसे होगा। लेकिन लॉ कहता है नहीं, लॉ एंड मॉरलिटी दीज आर टू डिफरेंट पाथ। कभी विवाद का विषय हो सकता है। इसलिए प्रो सुधाकर ने कहा अगर किसी को मनमानी क्षमादान दिया जाएगा बिना तथ्य के आधार पर, बिना किसी बेस के आधार पर, न्यायपालिका उसको रद्द कर देगी। इसका मतलब है कि देयर इज चेक एंड बैलेंस ओवर द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। न्यायपालिका का चेक एंड बैलेंस रहता है प्रेसिडेंट के पावर पर। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आया 2014 में शत्रुघ्न चौहान के मामले में। अब यहाँ पे न्याय जुडिशरी का मामला बार बार आया। द बेस्ट एग्जाम्पल इज इन 2014 शत्रुघ्न चौहान। 2014 में इन केस ऑफ शत्रुघ्न चौहान, शत्रुघ्न चौहान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह दी। अब देखोगे दोस्तों क्यों इंटरेस्टिंग बात कह दी, क्योंकि अब देखो फिर कैसे हमारे यहाँ
कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को मिसयूज किया गया। इसलिए हमने कहा कि गुजरात में लोगों को छोड़ा गया ये। और वैसे भी आप देखोगे, अभी देखो कतर में कई भारतीय सैनिकों को वहाँ पे सरकार ने दंड दे दिया था, उनसे मर्सी पिटीशन लगाई गई। इसे सच मानो कि ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को छोड़ देना कोई गड़बड़ बात है, लेकिन सवाल है सेलेक्टिवली नहीं होना चाहिए, उसका फार्मूला सबके लिए अप्लाई होना चाहिए। अब ये नहीं किसी पक्ष के हो, किसी पार्टी को उनको फेवर दे दो, क्योंकि हमारे रूल ऑफ लॉ है। लेकिन हमारे यहाँ देखो कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज कैसे होता है, वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, तो यही संवैधानिक नैतिकता का मसला है। अब सवाल है, ये तो लिखा नहीं गया है कि क्षमादान कितने दिन में दिया जाए। और राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 मामला गया, और गठबंधन में कोलिशन गवर्नमेंट थी, ये 2014 का मामला है, और 2014 में पहले कोलिशन गवर्नमेंट थी। आप सोचिए राजीव गांधी की हत्या में शामिल लोगों का मामला, अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि डेथ पेनल्टी दे दी राजीव गांधी की हत्या करने वाले लोगों को। अब डेथ पेनल्टी दे दी तो डेथ पेनल्टी को एग्जीक्यूट करना किसका काम है? सरकार काम है, कार्यपालिका का। सेपरेशन ऑफ पावर कैसे? लॉ मेकिंग काम क्या है? पार्लियामेंट का। अब इसका मतलब किसी अपराध में किसको कितना दंड मिलेगा पार्लियामेंट बनाएगी, उस दंड को एग्जीक्यूट करने काम है कार्यपालिका का। अब उस दंड को एग्जीक्यूट करने काम कार्यपालिका का, प्रेसिडेंट का है। इसका मतलब है कि अब कार्यपालिका के सामने जो राजीव गांधी की हत्या में शामिल लोग थे, उनकी याचिका गई कि भाई आप सिग्नेचर करिए। राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया ही नहीं। इसका मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने ही सलाह दिया होगा तभी तो। क्योंकि हमारे क्षमादान कैसे होता है बच्चों? हमारे क्षमादान होता है बाकायदा कोई पिटीशन जब राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है तो राष्ट्रपति भेज देता है मिनिस्ट्री ऑफ होम के पास, गृह मंत्रालय के पास। गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम लीगल एडवाइस लेता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से, और उसके बाद हर राज्य में देखो, हर राज्य में एक कमेटी होती है। जैसे मान लो दिल्ली में तिहाड़ जेल में लोगों को क्षमा करना है, एक कमेटी होगी, सुपरिंटेंडेंट होगा, पुलिस सब सुपरिंटेंडेंट, जेल का अधीक्षक होगा, वकील होगा, सब लोग मिलकर फॉर्मेट तय करते हैं। आपने बिहार मामला देखा होगा, बिहार में एक व्यक्ति को जो जिसके ऊपर की एक आईएएस ऑफिसर की हत्या करने का अधिकार था, आधार था, उसको क्षमादान दिया गया था। मामला अभी भी कोर्ट में है। लोगों ने कहा भाई जो एक आईएएस अधिकारी की हत्या में शामिल व्यक्ति है उसके लिए स्पेशली कानून बदल दिया गया, क्योंकि हमारे यहाँ क्षमादान के कानून राज्यों के जेल अधिनियमों से चलते हैं जो 1899 के अंग्रेजों ने बनाए थे। 1899 के जेल अधिनियम कानून है, तो उसी के हिसाब से राज्य क्षमा करते हैं। तो जेल का विषय आप याद रखना, जेल का विषय राज्य सूची का विषय है। इट इज अ सब्जेक्ट बिलोंग टू स्टेट लिस्ट। तो बिहार में जब आनंद लवली को क्षमा, शायद लवली थे वहां पे, को क्षमा दिया गया था, इस बात पे विवाद उठा। गुजरात में क्षमादान दिया, उसको विवाद उठा। गुजरात में तो कोर्ट ने जल्दी उनको भेज दिया, बिहार का मामला भी पेंडिंग है, क्योंकि बिहार के जेल कानून में लिखा गया था कि ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास में रिमिशन नहीं दिया जाएगा, उसको पूरी लाइफ रहना पड़ेगा जो किसी सरकारी अधिकारी की हत्या में शामिल हो। इस प्रावधान को वहां के कानून से हटा दिया गया। तो ये बड़ा विवाद का विषय बनता है। हमारे एक बिहार का मामला, गुजरात का है, तमिलनाडु का मामला नहीं है, हर स्टेट का मामला है। और हमारे रूल ऑफ लॉ तो हर जगह होना चाहिए। इसलिए अब हुआ क्या, इसमें राजीव गांधी के हत्यारों क्या किया गया कि राष्ट्रपति ने जब इनकी डेथ पेनल्टी पर, भाई राष्ट्रपति जब तक सिग्नेचर नहीं करेगा उसको हैंग नहीं किया जाएगा। अब राष्ट्रपति ने सिग्नेचर करने में 10 साल लगा दिया। 10 साल तक ये नहीं कहा गया हाँ या हुआ या नहीं हुआ, में हुआ क्या। फिर इसका मतलब सोचिए, राष्ट्रपति का डिसीजन 1 हफ्ते लग सकता है, 2 हफ्ते लग सकता है, 10 हफ्ते लग सकता है, मान लो 10 महीने भी लग गया। 10 साल तो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब राष्ट्रपति ने साइन किया ही नहीं, यहाँ मिस यूज़ कर दिया गया पावर का, क्योंकि कोलिशन पार्टनर का उस पर प्रेशर था, राष्ट्रपति ने साइन नहीं किया। और क्या हुआ, जिसको डेथ पेनल्टी मिली थी उसके बिहाफ पे एक आदमी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, और सुप्रीम कोर्ट में उसने कहा कि भैया ये बताओ, 1 बार मारोगे 10 बार मारोगे? जरा सोच के देखो, इसको डेथ पेनल्टी मिला हुआ है, इसको ये नहीं पता कब उसको डेथ पेनल्टी मिलेगी। एक दिन सुबह उठ के उस भाई आल लटकाया जाएगा नहीं लटकाया जाएगा, 1 हफ्ते बाद फिर हुआ, आज क्या होगा, आज क्या होगा, तो विवाद का विषय हो सकता है। इसीलिए और सुप्रीम कोर्ट पास मामला गया। यहाँ राजीव गांधी के हत्यारों को उच्चतम न्यायालय ने ही क्षमा दे दिया। बड़ा हिस्टोरिकल मामला बन गया। उच्चतम न्यायालय ने क्या किया, समाधान दे दिया। और क्षमादान क्यों दिया? क्योंकि मृत्यु दंड की याचिका को इवन सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज द पावर ऑफ पार्डन। दैट वाज वेरी स्ट्रेंज।
और सुप्रीम कोर्ट कैन एक्सरसाइज द पावर ऑफ पार्डन। सुप्रीम कोर्ट क्षमादान की, अभी आपने तो पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट तो किसी को दंड देती है, क्षमादान शक्ति को राष्ट्रपति के पास, एग्जीक्यूटिव के पास है। इसमें कमाल हो गया, उच्चतम न्यायालय ने ही फिर इसको क्षमादान दे दिया, क्योंकि न्यायालय ने कहा मृत्यु दंड की याचिका के निर्धारण में मृत्यु दंड की याचिका निर्धारण में अनावश्यक विलंब किया गया। इट वॉज इनऑर्डिनेट डिले, अनएक्सप्लेन डिले। It was inordinate and unexplained delay. ये तो अव्याख्यायित था, इसको व्याख्या की गई, ये अव्याख्यायित था, ये भी अपरिभाषित था कि मृत्युदंड की याचिका को निस्तारित करने में अपरिभाषित अव्याख्यायित विलंब किया गया। अब इसी अपरिभाषित अव्याख्यायित विलंब के कारण बाकायदा न्यायपालिका ने कहा इट इज अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ 21, यह अनुच्छेद 19 के 21 के खिलाफ है, जीवन का अधिकार के खिलाफ है। ये व्यक्ति को डबल जॉपर्टी, दोहरे दंड जैसे है और टॉर्चर करने जैसा है, इसीलिए उच्चतम न्यायालय ने क्षमा कर दिया। कमाल की बात है, सेपरेशन ऑफ पावर में लिखा है उच्चतम न्यायालय ने दंड दिया, उच्चतम न्यायालय ने क्षमा भी कर दिया। और इसी के बाद तो कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया कि जहां पे बिलावजह यानी क्षमादान की शक्ति को रोका गया, अभी न्यायपालिका ने ऐसा किया। तो हकीकत की मामला यह है कि हमारे यहाँ अब देखो जो दोस्तों, हर चीज पॉलिटिक्स में मिल जाती है, क्षमा करना अच्छी बात है, लेकिन केवल पार्टी बेस पे नहीं। क्षमादान देना अच्छी बात है, लेकिन आप सोचिए केवल पार्टी बेस पे दिया जाए, केवल हमारे पार्टी कार्यकर्ता ही आधार पर दिया जाए, तो फिर ये पूरा पेंडोरा बॉक्स खुलेगा और ऐसी चीज को हतोत्साहित करना चाहिए। और हमारे यहाँ तो कहा भी जाता है कि ये बात सुप्रीम कोर्ट के पास होनी चाहिए, लेकिन तो लोगों ने कहा कि आप क्या किया जाए, आर्टिकल 72 में कोई टाइम क्लॉज जोड़ दिया जाए, आर्टिकल 72 में संशोधन कर दिया जाए और संशोधन करके कह दिया जाए कि राष्ट्रपति अपनी शक्ति 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में निश्चित समय प्रयोग करे। लेकिन सवाल है दोस्तों, संशोधन कर दोगे, इतनी जगह संशोधन आप करोगे, इसे ही कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। कहीं तो संवैधानिक नैतिकता होनी चाहिए बच्चों। ये कहा भी जाता है कि बिना संवैधानिक नैतिकता की बात नहीं बनेगी, कितना भी आप काम कर लो। अब इस आधार पर जरा देखा जाए तो ये है क्षमादान की शक्ति। अब क्षमा, इसका मतलब है, निष्कर्ष हमारा यही रहेगा, कंक्लूजन, कि बच्चों कुल मिला के मामला ये नहीं है कि पॉलिटिक्स सही तो नहीं होना चाहिए, इसकी स्पिरिट को देखा जाए। और केवल संविधान संशोधन से, मेयरली अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर हम संविधान में संशोधन कर डालें तो कितने संशोधन करेंगे? मूल मुद्दा यह है कि वी शुड स्टॉप द मिसयूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये संविधान का दुरुपयोग रोका जाना चाहिए, यही है क्षमादान की शक्ति। तो बच्चों, अब राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति हमने पढ़ ली, क्षमादान की शक्ति पढ़ ली, वीटो की शक्ति पढ़ ली। ये राष्ट्रपति के विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका शक्तियां हैं। अब जरा देखो, क्या राष्ट्रपति के बारे में अंतिम मूल्यांकन क्या किया जाए? राष्ट्रपति के बारे में हम अंतिम मूल्यांकन कैसे करें? अब जरा देखो बच्चों, अगर हम प्रेसिडेंट के कार्यों का अंतिम मूल्यांकन करें, और आपको याद दिला दें, अभी हम इमरजेंसी पावर को हम देखेंगे, लेकिन इमरजेंसी पावर के बाद देखेंगे संघवाद पढ़ लें तो अच्छे से, क्योंकि संघवाद की बात भी उसमें आएगी। अब आपातकाल की शक्ति हम देख सकते हैं। तो राष्ट्रपति के पावर को हम कैसे समझें, इसका मूल्यांकन कैसे करें? क्या राष्ट्रपति भारत में तानाशाह हो सकता है? कैन प्रेसिडेंट कैन डिक्टेटर फॉर 6 month? या राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि अपने स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग कर सकता है? या प्रेसिडेंट कैन यूज डिस्क्रिशन, जो संविधान में लिखा नहीं गया है? या राष्ट्रपति केवल पपेट है? या राष्ट्रपति क्या है? केवल कठपुतली है? व्हाट इज एक्चुअल पोजीशन ऑफ द पावर ऑफ प्रेसिडेंट? क्या राष्ट्रपति केवल पपेट है? क्या राष्ट्रपति केवल पपेट है? अब जरा देखो दोस्तों, अब ये मेंस वाला अप्रोच है। आखिर में इतनी बात राष्ट्रपति की पढ़कर हमें क्या सीखा हमने? राष्ट्रपति क्या है?
तो बच्चों आप याद रखो, राष्ट्रपति तानाशाह के लोग कहते हैं, एक फॉरेन स्कॉलर ने किताब लिखी, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति तो हमारे यहाँ 6 महीने तक तानाशाह हो सकता है। क्योंकि किसे तना हो सकता है, वो किसी मंत्रिपरिषद के सदस्य को अपॉइंट कर सकता है। When president can appoint the member of ministers और member of council of minister, और आप जानते हो कि हमारे यहाँ 6 महीने तक कोई भी मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकता है विदाउट बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस से विधि बना लेगा। और फिर क्या करेगा, वह सेनाध्यक्ष होता है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, इज ए कमांडर ऑफ ऑल 3 विंग्स ऑफ आर्मी। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है और 2 सदनों के बीच का अंतराल 6 महीने का होता है। एटलीस्ट वी नीड 6 मंथ फॉर समनिंग अ सेशन ऑफ बोथ हाउसेस। तो कम से कम 6 महीने का समय लगेगा ही लगेगा। इससे क्या कुछ लोगों ने कहा भाई ये तानाशाह बन जाएगा, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने चॉइस का ले लेगा, सेना कमांडर है ही है, लॉ बना लेगा, सब कुछ कर लेगा। लेकिन बच्चों ये अपने आप में ठीक बात नहीं है, क्योंकि अब आप देखते हो इंदिरा गांधी निर्वाचित प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पावर का मिसयूज किया, इमरजेंसी लगा दिया, लोगों को मारने दौड़ गए। इस इंदिरा गांधी को लोगों ने कहा देवी दुर्गा है, चामुंडा है, उसी इंदिरा गांधी को डाइन और भूतनी कह के लोगों ने दौड़ा लिया। इसलिए बच्चों देखो डेमोक्रेसी में, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में सेना ने सोचा, जरा सोच के देखो, इसलिए इलेक्टेड व्यक्ति का बड़ा पावर होता है, इसको जनता ने समर्थन दिया है, वैसे आप नहीं कर सकते आप, ये लॉजिक की बात है। अब पाकिस्तान में सेना ने सोचा इमरान खान को बोल्ड कर देंगे, इमरान खान ने सेना को गोली कर दिया, जरा सोच के देख लो। इसलिए कहा जाता है कि ये केवल आर्टिकल पढ़ के कॉन्स्टिट्यूशन समझ नहीं आता। जो वकील किस्म के लोग हैं आर्टिकल पढ़ पढ़ के सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा ना हो तो क्या होगा। अरे भैया डेमोक्रेसी भी तो है, इलेक्शन भी तो है। केवल सारी बात किताबें पढ़ के, अरे बच्चों किताबें पढ़ी होंगी बहुत सारी तुमने, कभी डेमोक्रेसी का किस्सा तुमने पढ़ा है? तो ये जरा सोच के देखो, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो दूसरी बात है राष्ट्रपति, लेकिन हाँ राष्ट्रपति कई बार ऐसा होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करता है। बट राष्ट्रपति आप याद रखो, राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति ये काम करता है कि वो पीएम को चेक एंड बैलेंस कर सकता है। पीएम को चेक एंड बैलेंस कर सकता है कैसे, वो अपने स्वविवेक के प्रयोग कब करेगा, जैसे कि संविधान खतरे में हो, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। और राष्ट्रपति क्या कर सकता है, कार्यपालिका को नियंत्रित कर सकता है मंत्रिपरिषद के खिलाफ, मंत्रिपरिषद को नियंत्रित और संतुलित कर सकता है। कैन पुट a check and balance over the council of minister, can put check and balance over council of minister। इसलिए आप देखते हो आपको लाभ के पद संबंधी विधेयक, पोस्टल अमेंडमेंट बिल को राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेजा है। तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। दैट इज ए, अब कह लो स्वविवेक शब्द की बात नहीं होगी, स्वविवेक शब्द की बात तब नहीं। हम संविधान में आप याद रखना दोस्तों, गवर्नर के लिए विवेकाधीन शक्ति है। गवर्नर को आर्टिकल 163 में लिखा गया है गवर्नर हैज ए डिस्क्रिशन, लेकिन ये काम प्रेसिडेंट को नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रैक्टिकल तरीके से ये बात कर लेता है। प्रेसिडेंट प्रैक्टिकल तरीके से बात कर लेता है। इसका मतलब है कि मंत्रिपरिषद को नियंत्रित और संतुलित करने की शक्ति है। तो बच्चों को 4 महीने का मतलब है, अरे मेरे बच्चे, सदन के 2 सत्र के बीच, सदन के 2 सत्र के बीच का अंतराल कितना महीना होता है, 6 महीने। 6 महीने होता है, इसीलिए हमने क्या कहा, ये 6 महीने का होता है, तो भाई 6 महीने तक तो राष्ट्रपति मंत्री तानाशाह बन सकता है। ऐसा लोगों ने कुछ सोचा, बट रिमोट पॉसिबिलिटी। ये सीधा दोस्तों ऐसा है जैसे कि सोचना कि पानी में लकीर खींच देना जैसा है। तो ये बड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए स्वविवेक का प्रयोग करता है राष्ट्रपति। और इसका मतलब है क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचित है, इलेक्टेड है, वो
इलेक्टेड है। इसीलिए दोस्तों इस बात से सीधा उत्तर मिल गया कि राष्ट्रपति न तो अमेरिका जैसा है, नहीं, भारत का राष्ट्रपति न तो अमेरिका जैसा है, नीदर ही इज लाइक अमेरिकन प्रेसिडेंट। इंडियन प्रेसिडेंट इज नीदर लाइक अमेरिकन प्रेसिडेंट। नॉर लाइक मोनार्क ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, न तो वो ब्रिटेन की महारानी जैसा है। नीदर लाइक मोनार्क ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। नीदर लाइक मोनार्की ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटेन की महारानी क्या है, महाराज क्या है, वो कठपुतली है। वहां तो कोई अपने काम जबान से काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहां लिखा हुआ संविधान नहीं है दोस्तों। हमारे लिखा हुआ संविधान है, जुडिशियल रिव्यू है, कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए बेस्ट यानी प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर है, प्रेसिडेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर है, जुडिशियल पावर है, लेकिन प्रेसिडेंट न तो अमेरिका जैसा है और न ही यूएस जैसा। इसलिए मेरे बच्चों प्रेसिडेंट के लिए इतना ही। अब आज पे क्या पूछना है पूछ लो, तो फिर कल से हम शुरू करेंगे संघवाद, संघीय शासन। प्रेसिडेंट के बारे में खत्म, तो कल से संघीय शासन पढ़े, क्या ना फेडरल गवर्नमेंट, तो फेडरल गवर्नमेंट में शुरू करेंगे। अब आप यहाँ से कुछ सवाल पूछ सकते हो। अब जरा पूछ लो बच्चों, क्या कहा जा सकता है कि वीक गवर्नमेंट मेक्स, हाँ यस, यार रिचा ने बिल्कुल सही कहा है। और सच मानो कि राष्ट्रपति की शक्तियां कब बढ़ती है, जब गठबंधन सरकार होती है। अ वीक गवर्नमेंट इज पेविंग द वे फॉर स्ट्रॉन्गर प्रेसिडेंट। इसलिए आप देखोगे कलाम 89 से 2014 के बीच में हमारे यहाँ राष्ट्रपति कमजोर थे, राष्ट्रपति शक्तिशाली थे, गवर्नमेंट कमजोर थी। मनमोहन सिंह तो राष्ट्रपति से भी कम पावर उनके पास था। ये बिल्कुल सही बात है। और आजकल देखोगे जब गवर्नमेंट शक्तिशाली होती है तो राष्ट्रपति कमजोर होता है। क्षमादान में राष्ट्रपति की स्वविवेक का उपयोग नहीं कर सकता। देखो अमन, ये बात समझ लो, क्षमादान में राष्ट्रपति स्वविवेक का प्रयोग करता है, लेकिन वो न्यायपालिका के निर्णय से अपना निर्णय अलग रखेगा। यहाँ स्वविवेक का बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो मंत्रिपरिषद निर्णय, बिना मंत्रिपरिषद के वो, बिना मिनिस्ट्री के कैसे रिपोर्ट कोई देगा। मिनिस्ट्री सारी रिपोर्ट देगी, लॉ मिनिस्टर को एडवाइस देगी। नो क्वेश्चन सर जी, नो क्वेश्चन। अब फिर हमने कहा अंकुश क्या आप क्लियर नहीं, जरा पूछो, मैं फिर बता दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो फिर अच्छा कल का एग्जाम में ये है, ये में यहाँ से क्वेश्चन आया था। अच्छा कल का पता नहीं, अच्छा मैंने पेपर नहीं देखा मेरे बच्चों। अब तुम लोगों ने देखा हो तो जरा बता देना। किसी बच्चे का परिहार क्या है। अरे मेरे बच्चों परिहार तो मैंने पहले आपको बता दिया। परिहार का मतलब क्या है, अच्छा शायद आपने, ब्रिटेन में शासन कैसे होता है, संसदीय शासन है। ब्रिटेन में शासन संसदीय है। परिहार का सीधा मतलब है क्षमादान का एक तरीका है। क्षमादान का एक तरीका है जहां पर हम दंड को क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव कम करते हैं, राष्ट्र कम करते देते हैं संख्यात्मक रूप में। इसी वचन का आपातकाल राष्ट्रपति शासन में क्या अंतर है, मैं बच्चों बता दूंगा। ये आप कह दो अभी, मैं आप या ये भी कर सकते हैं, कल राष्ट्रपति के पहले आपातकालीन शक्तियां मैं बता दूं, उसके बाद संघवाद पर आ जाएंगे। दोनों तरीके आपके पास है। यद्यप हम आपको संघवाद पहले बता देंगे तब आपातकाल की संघवाद 356 में आ जाएगा। तो संघवाद में 356 का आंसर आपको मिल जाएगा कि राष्ट्रपति शासन क्या है। किसी बच्चे ने पूछा अध्यादेश जारी कब होता है, अरे मेरे बच्चे बता दिया है मैंने। अध्यादेश का वैसे मेरे बच्चों अगर भूलते रहोगे कैसे काम चलेगा, अगर भूलते रहोगे कैसे काम चलेगा, क्योंकि अध्यादेश जारी कब होता है, जब एक हाउस सेशन में ना हो या दोनों ना हो। किसी पूजा ने पूछा कि सर ये मुझे समझ नहीं आया कि एक बार मृत्युदंड देती है फिर समाधान कैसे कर देती है। तो पूजा ये बात, यही बात तो घुमाने वाली है, क्योंकि मृत्युदंड दिया तो क्षमादान इसलिए कर दिया क्योंकि उसके मृत्युदंड को क्रियान्वित नहीं हुआ, मृत्युदंड लागू नहीं हुआ, उसको लागू होने में 10 साल लग गया। यानी न्यायपालिका का निर्णय 10 साल तक लागू नहीं हो पाया, तो आप गड़बड़ हो गया। प्रेसिडेंट पीएम के कंट्रोल में काम करते हैं। देखो व्यवहारिक तो ही है, ये बात सच है। इसी बच्चा आगे क्या पढ़ना है, संघीय शासन पढ़ना है मेरे बच्चों। मैंने किसी, आप संघवाद क्या है बस कल ही बताएंगे मेरे बच्चों। प्रेसिडेंट में कंट्रोल में काम करते, स्वविवेक से फिर बता दी। स्वविवेक का मतलब है
स्वविवेक का मतलब है कि जहां हम अपने विवेक का प्रयोग करें। या राष्ट्रपति, कई बार ऐसा हो सकता है भाई, अब मान लो कोई, देखो प्रधानमंत्री की मृत्यु से पूरा मंत्रिपरिषद विघटित हो जाता है। ये बिहार में आपने देखा होगा, जब सीएम रिजाइन कर दे तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाता है। सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर को फिर से शपथ लेनी पड़ती है। वहां गवर्नर का होना जरूरी है, वहां गवर्नर का होना जरूरी। ठीक है, वैसे राष्ट्रपति की बात है, ठीक वैसे राष्ट्रपति है। कल संघीय व्यवस्था पढ़कर आना। हाँ मेरे बच्चों, कल पढ़कर आना है। राजा की शिकायतों में कैसे, राजा की शक्तियों में कैसे, कि क्या क्यों लागू नहीं हो पाया, क्या नहीं क्यों लागू हो पाया मेरे बच्चे। प्रतिवेदन, प्रतिवेदन रिपोर्ट, ऋचा प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट। क्या गए घाट, विघटित सभा के सदस्य वोट कर सकते हैं? अरे मेरे बच्चों, मरा हुआ आदमी कैसे जिंदा होगा? विघटित सभा के सदस्य कैसे वोट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। किसी ने बच्चा सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर सीधा ये है, मेरा काम पढ़ाना है, आपका काम पढ़ना है, किसी काम मोबाइल से आपको क्लास देना है, सेपरेशन ऑफ पावर। वैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों काम अलग अलग होते हैं। सर हम गवर्नमेंट टाइम कैसे मैनेज करें? हम गवर्नमेंट के डॉक्टर हैं। अविनाश, दैट्स वेरी गुड। तो टाइम ऐसे आप मैनेज कर लो यार, कोई भी 1-2 घंटे का टाइम आराम से निकाल लो, अच्छे से हो जाएगा। और अगर कोई डॉक्टर है तब तो अपने आप एग्जाम पास कर लेगा, चिंता की बात ही नहीं है। पर थोड़ी सी कभी 1-2 घंटे जो भी आपके पास टाइम मिले उसमें कुछ कुछ आप देख लिया करो। क्षमादान विधानसभा नहीं, नहीं मेरे बच्चों, गवर्नर क्षमादान मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। देखो विधानसभा की सलाह थोड़ी करेगा, ये भी लॉजिकल भी सोचो। विधानसभा के 200 ज्यादा मेंबर होंगे, 400 ज्यादा मेंबर होंगे, कैसे करेगा? और कार्यपालिका की बात है। और बच्चों जरा पूछो, प्रेसिडेंट की सैलरी पे टैक्स लगता है क्या? रामनाथ कोविंद जी ने बोला। अरे मेरे बच्चों देखो, हकीकत की बात है, प्रेसिडेंट की सैलरी पे टैक्स नहीं लगता। अब रामनाथ कोविंद जी ने कैसे कह दिया मुझे नहीं पता है। सरथना स्वामी फर्स्ट की नोटिफिकेशन नहीं आई। अच्छा मुझे नहीं पता बच्चों। अप्रूव सुधाकर बाद में क्या हुआ? अरे भाई सीधी सी बात है, अप्रूव सुधाकर बाद में आपका, अरे दोस्तों जिस वाद का महत्व होगा उसका मैं केस आपको बता दूंगा। हर चीज का हिस्ट्री जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास देखो एक सीधी सी बात है कि आप किसी को मनमानी क्षमा नहीं कर सकते। और वही सारे सारे मामले तो वही है, जानते हो कि आप, बस वही, चाहे राजीव गांधी के हत्यारे हों, पंजाब के लोग हों, सब जगह तो वही पॉलिटिकल बेस पे क्षमादान दिया जा रहा है। किसी बच्चे ने प्रीलिम्स के लिए कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है? देखो बच्चों, जो भी आजकल न्यूज़ में ज़्यादा है उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है। जैसे अब अनुसूचित जाति जनजाति का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए, अब और आप देखो तो फंडामेंटल डीपीएसपी हमेशा महत्वपूर्ण होता है। लोकसभा का विघटन हुआ तो मंत्रिपरिषद के खिलाफ विश्वास, अरे मेरे बच्चों कमाल की बात कर रहे हो। आप तो ये पूछ रहे हो कि एक आदमी मर जाएगा तो उसकी शादी भी होगी क्या? अरे जब लोकसभा का विघटन हो जाएगा तो मंत्रिपरिषद के खिलाफ विश्वास कैसे लाया जाएगा मेरे बच्चे? कोई मर जाएगा उसकी शादी होगी क्या? कैसे मेरे बच्चे भोले वाले सवाल पूछ रहे हैं? परिहार का मतलब है, इस परिहार का मतलब है मेरे बच्चे, मान लो कि तुम्हें सलोनी को पिता ने दंड दे दिया कि 2 साल घर में नहीं आएगी, तो बाद में क्या कर दिया, परिहार को 2 साल की दंड की सजा काट के 1 साल कर दिया। इतना ही है। इसी बैरक देखना जरूरी है क्या? अरे बिल्कुल नहीं जरूरी है मेरे बच्चों, आइडियाज पढ़ो, बैरक देखना बिल्कुल जरूरी नहीं है। सर जी कुछ विशेष परिस्थिति का मतलब है गर्भ होना, किसी को बीमारी होना। किसी बच्चे ने लक्ष्मीकांत की बुक कैसे, अरे मेरे बच्चों खतरे खिलाड़ी मत बनो, क्यों लक्ष्मीकांत बुक पढ़ रहे हो? सर मेरा क्लास छूट गया, आप लाइव कर अरे मेरे बच्चों चिंता मत करो, क्लास छूट गया बाद में कर लेना। राष्ट्रपति की अन्य शक्तियां आगे हम पढ़ा देंगे, संघवाद के बाद जो आपातकालीन है वो पढ़ाएंगे आपको। और उपराष्ट्रपति कब पढ़ा सर? अच्छा अगर उपराष्ट्रपति देख रहा तो अभी मैं कंपेयर कर देता हूँ बच्चों, देखो उपराष्ट्रपति मैं अभी कंपेयर कर देता हूँ। देखो जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कंपेयर कर दूं, क्या इसका लोकसभा के विघटन के बाद सरकार निरंकुश हो सकती है? बच्चों इसे कल्पना मत करो। बस अब देखो जरा उपराष्ट्रपति की बात मैं कर दूं, वाइस प्रेसिडेंट, अब देखो दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है? वह लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है, इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। बात ध्यान रखना,
सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है, इसका मतलब है उसमें नॉमिनेटेड मेंबर भी होंगे। लोकसभा राज्यसभा सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होता है, इसका मतलब नॉमिनेटेड मेंबर भी होंगे उसमें। नॉमिनेटेड इलेक्टेड कोई भी हो वो, यानी मेंबर्स ऑफ नॉट इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, दे विल इलेक्ट राष्ट्रपति। अब देखो कि संविधान में राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति का है, उपराष्ट्रपति का नो प्रोविजन फॉर रीइलेक्शन। इसके पुनर्निर्वाचन के कोई प्रावधान नहीं। फिर भी व्यवहारिक रूप में हमारे यहाँ 2 ऐसे उपराष्ट्रपति हुए हैं जो फिर से निर्वाचित हुए हैं। व्यवहारिक के रूप में हमारे यहाँ 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जो फिर से निर्वाचित हुए हैं, ये आप याद रखना। इसका मतलब है वहां पुनर्विचार कोई प्रावधान है ही नहीं है, वहां पुनर्विचार का प्रावधान है ही नहीं है। अब जरा सोच के देखो, अब किसी बच्चे ने कहा कि आपकी बुक, अरे मेरे बच्चों बुक है गूगल वर्स तो मंगा सकते हो, गूगल वर्स से मंगा सकते हो, अभी आप याद रखो। अब जरा देखो कि वहां पे तो कोई राष्ट्रपति का प्रोविजन है ही नहीं है, यानी रिइलेक्शन का प्रोविजन नहीं है। तीसरी बात, उपराष्ट्रपति कार्यकाल कितना है? 5 साल, 5 ईयर्स। लेकिन तब तक उसका निर्वाचन नहीं होगा जब तक उसका अगला पदाधिकारी ना आए, तब तक उसका अगला पदाधिकारी ना आए। तीसरी बात, उपराष्ट्रपति को हटाया कैसे जाएगा, कैसे रिमूवल किया जाएगा? कैसे इसको पदमुक्त किया जाएगा, कैसे रिमूव किया जाएगा? राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा, बात ध्यान में रखना बच्चों, प्रस्ताव राज्यसभा शुरू होना चाहिए। राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा जो तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया हो, जो उसके तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया, जिससे लोकसभा सहमत हो। ये बात ध्यान रखना, जिससे लोकसभा सहमत है। इसलिए उपराष्ट्रपति तो बिल्कुल सिंपल सा मामला है, लोकसभा सहमत है। यानी वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए 14 दिन पहले की नोटिस लाई जाएगी। लेकिन जरा बच्चों देखने की बात यह है कि राज्यसभा के द्वारा हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए किसी भी हाउस में प्रस्ताव लाया जाएगा, उपराष्ट्रपति के खिलाफ नहीं, उपराष्ट्रपति के खिलाफ राज्यसभा में केवल प्रस्ताव लाया जाएगा और उसके तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के आधार पर। ये तत्कालीन सदस्य का बहुमत क्या होता है? सामान्य बहुमत नहीं। तत्कालीन सदस्य का मतलब होता है, ठीक है, ऐसे ही लोकसभा का स्पीकर हटता है। आज बात ध्यान रखना, अगर बिहार में अगर स्पीकर को हटाने का, अभी मैंने न्यूज़ नहीं देखा, अगर बिहार में स्पीकर को हटाया गया होगा तो बिहार में भी स्पीकर को इसी बहुमत से हटाया जाएगा, तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से। तत्कालीन मतलब क्या होता है? अब मान लो कि सदन की कुल संख्या, राज्यसभा कुल संख्या 245, 5 लोग खाली है, 5 सीट खाली है, बात याद रखना, 5 सीट वैकेंट है, तो तत्कालीन का मतलब क्या होगा? 245 का मेजॉरिटी, 245 का मेजॉरिटी। ये बात बड़ी ध्यान रखने की है। इसका मतलब है राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को तत्कालीन सदस्यों की संख्या के बहुमत से हटाया जाएगा, जैसा स्पीकर का होता है, जैसे राज्यों के विधानसभा से होता है। तो तत्कालीन सदस्य का मतलब है कि मेंबर प्रेजेंट देन का मतलब क्या होता है? मेंबर प्रेजेंट देन का मतलब क्या होता है कि एक खास बात है, किसके पे मंगा सकते हैं, तो मेंबर प्रेजेंट देन का मतलब होता है कि जो 245 मेंबर है उसमें अनुपस्थित नहीं। बात याद रखना दोस्तों, मान लो 245 मेंबर हैं राज्यसभा के, अनुपस्थित तो 100 होते हैं, तो अनुपस्थित तो 100 हो जाते हैं, लेकिन सीट खाली होती है 2, 4, मैक्सिमम 5। मान लो कि 5 लोग वैकेंट है, इस वैकेंट का मतलब रिजाइन कर दिया, कहीं लोकसभा में चले गए, मुख्यमंत्री बन गए, ये रिजाइन है, तो 240 स्ट्रेंथ होगी। ये तत्कालीन सदस्य संख्या है, ये है मेजॉरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट देन। तत्कालीन का मतलब 240 का बहुमत कितना हो? 121, इसके मेजॉरिटी से
राज्यसभा में प्रस्ताव पारित होगा तब उसे हटाया जाएगा। याद रखना है, सामान्य बहुमत नहीं है, क्योंकि सामान्य बहुमत का मतलब होता है जो प्रेजेंट होंगे उनकी आधे से ज़्यादा। तो आप याद रखना, सीट खाली होना और अनुपस्थित होना अंतर हो। सीट बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान सुनने की है। सीट का वैकेंट हो जाना और सीट का खाली अनुपस्थित हो जाना। एब्सेंट का मतलब है उस हाउस में नहीं आ रहा है, कहीं और गया है, अब कल आ जाएगा। तो आज हो सकता क्लास में बड़े सारे बच्चे एब्सेंट हो गए हों, ये एब्सेंट है, वैकेंट नहीं है। इसके हिसाब से लोकसभा जिसे सहमत हो केवल लिखा गया है, इसका मतलब होता है लोकसभा का सामान्य बहुमत, लोकसभा का सामान्य बहुमत। बाकी उपराष्ट्रपति कार्य क्या है कल बता देंगे बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल बता देंगे बाकी। उसके बाद हम कल पढ़ के आना और पढ़ाएंगे संघवाद। आज के लिए इतना ही।